आप सभी को प्रणाम। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित 75 साल 75 व्याख्यान की श्रृंखला में मैं मनीष मिश्र एक बार पुनः आपका यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। व्याख्यानों की कड़ी में आज हमारा 25वां व्याख्यान है और आज हमारे साथ शोध विद्वान के रूप में जुड़े हुए हैं बीके बिड़ला महाविद्यालय कल्याण में एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग में आदरणीय डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे सर। और सर आज जिस विषय पर आज का ये व्याख्यान अपना केंद्रित रखेंगे वह है 21वीं सदी के हिंदी उपन्यासों में कृषक चेतना। इसके पहले कि मैं सर को व्याख्यान के लिए यहाँ आमंत्रित करूं, मैं संक्षेप में सर का यहाँ पे परिचय देना चाहूंगा। आपका जन्म 5 अप्रैल 1972 को जिला देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ। आपने स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से पूर्ण की। पीएचडी आपने मुंबई विश्वविद्यालय से पूर्ण किया। आपने बीके बिड़ला महाविद्यालय में विगत 16 वर्षों से लगातार आप अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज टोक्यो जापान के हिंदी विभाग में आप 2 वर्ष तक विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अध्यापन कार्य से जुड़े रहे। आपकी जो कृतियां प्रकाशित हैं उसमें विद्यानिवास मिश्र का निबंध साहित्य संदर्भ और अभिव्यक्ति, समकालीन हिंदी नाटक संवेदना और शिल्प, समकालीन हिंदी कहानी सरोकार और विमर्श, हिंदी आत्मकथाएं संदर्भ और प्रकृति, हिंदी का वैश्विक संदर्भ, वर्तमान सृजन संदर्भ और डॉक्टर शिवशंकर पांडे तथा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में जो हिंदी की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं हैं, मुख्य धारा की पत्रिकाएं हैं, उसमें 100 से अधिक सर के आलेख प्रकाशित हैं। दर्जनों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिसंवादों, कार्यशालाओं, युवा शिविरों और नवलेखक शिविरों का आपने स्वयं संयोजक के रूप में आप उनसे जुड़े रहे हैं, आपने उनका आयोजन किया है और ऐसे सैकड़ों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिसंवादों में आपकी सक्रिय सहभागिता भी रही है। इसके अलावा आकाशवाणी मुंबई में आज से आपकी तमाम रेडियो वार्ताएं प्रसारित हैं। मुंबई और राष्ट्रीय परिदृश्य पे हिंदी के कार्य को लेके सर की निरंतरता सक्रियता लगातार बनी रहती है। तो ऐसे ऊर्जावान आदरणीय डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे सर हमारे साथ आज यहाँ पे जुड़े हुए हैं और जो इस समय की एक मुख्य समस्या है, किसानों की समस्या, आजादी के 75 सालों के परिप्रेक्ष्य में ये पूरी श्रृंखला हो रही है, तो कहीं ना कहीं किसानों के संदर्भ को भी छूना बहुत जरूरी था। तो हमारे उपन्यासों में, हिंदी के उपन्यासों में किस तरह कृषक चेतना आई है, उसको लेकर आज यहाँ पे सर अपनी बात रखेंगे। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आदरणीय डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे सर को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। आदरणीय डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे जी। धन्यवाद डॉक्टर मनीष जी। मैं अपनी बात शुरू करूं इसके पहले महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के सदस्य सचिव श्री संजय निम्बालकर जी और इस 75 व्याख्यान के समन्वयक भाई मनीष मिश्र जी को मैं साधुवाद देना चाहूँगा। निश्चित ही यह आयोजन एक बड़ा आयोजन है क्योंकि 75 लोग 75 विषयों पर अपनी बात रखेंगे और निश्चित ही तमाम बातें निकल करके आएंगी जो अब तक अछूती रह चुकी हैं। जैसा भाई मनीष जी ने कहा कि मैं 21वीं सदी के उपन्यासों में किसानों की स्थिति, वर्तमान के 21वीं सदी के उपन्यासकारों द्वारा किसानों के पक्षों को किस प्रकार से उठाया गया है, इस पर बात करूंगा। अभी 2-4 महीने पहले ही एक बड़ा किसान आंदोलन समाप्त हुआ है। महीनों तक हम उस आंदोलन को देखते रहे, यानी आजादी के 75 वर्ष के बाद भी किसानों की समस्या कुछ पहले जैसी ही बनी हुई है। बहुत पहले रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने भारतीय किसानों को केंद्र में रखते हुए एक कविता लिखी थी, मैं उसको यहाँ उद्धृत करना चाहूंगा। दिनकर जी लिखते हैं, जेठ हो कि हो पूस हमारे कृषकों को आराम नहीं है, छूटे बैल के संग कभी जीवन में ऐसा आयाम नहीं है। मुख में जीभ सख्त भुज में
जीवन में सुख का नाम नहीं है, वसन कहाँ, सूखी रोटी भी मिलती दोनों साम नहीं है। बंधी जीव आंखें विषन्न, गमखा शायद आंसू पीते हैं। देख कलेजा फाड़ कृषक दे रहे हृदय शोणित की धारें, बनती उन पर जाती हैं वैभव की दीवारें। सचमुच में हमारे समाज की, हमारे राष्ट्र की जो वैभव की दीवारें हैं, उन दीवारों के निर्माता वास्तव में हमारे किसान ही रहे हैं। बहुत पहले से हमारे यहाँ यह कथा प्रचलित रही है कि शेषनाग के फन पर यह धरती टिकी हुई है। हो सकती है यह बात सच हो न हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि व्यवहारिक रूप में वह शेषनाग जिसके फन पर धरती टिकी हुई है, जो संपूर्ण बोझ इस धरती के बोझ को धारण किया हुआ है और उतनी सामर्थ्य रखता है, वह है हमारा किसान, हमारा शेतकरी, जो हम सबके पेट भरने का इंतजाम करता है। हाँ, यह बात जरूर है कि आजादी के 7 दशक पूरे होने के बाद भी हम 75 वर्ष मना रहे हैं, तो 75 वर्ष बाद भी हमारी सरकारें जब तक उनके भले की बातें करती रहीं, इसे विडंबना ही कहेंगे कि जो देश का अन्नदाता है उसके लिए कुछ सुविधाओं की घोषणा उसके द्वारा की जाती है जो उसी अन्नदाता के दानों पर जीवित रहता है। यह दया है, सहानुभूति है, या उस अन्नदाता किसान का अधिकार? फिलहाल स्थिति तो यही है कि जो सबका अन्नदाता है वह आजादी के 75 वर्ष बाद भी आत्महत्याएं कर रहा है और आगे कब तक करता रहेगा यह कहना कठिन होगा। वैसे यह कहना भी पूरी तरह उचित नहीं होगा कि हमारी स्वतंत्रता के बाद की सरकारों ने उनके लिए कुछ नहीं किया। आखिर किसानों के विकास के कागजी घोड़े तो प्रारंभ से ही दौड़ रहे हैं, 1947 के बाद से ही, लेकिन उनके लिए जो सुविधाएं निश्चित की जाती हैं उनके संबंध में हमारे गांवों में एक कहावत आज भी कही जाती है, इमली पात की दोनिया तामे तनिक पिसान, साल छमासे कभी कभी लाला करते दान। तो इमली के पत्ते से बनी दोनिया में अगर कोई दान करे तो क्या स्थिति होगी, वह स्थिति आज हमारे किसानों की है, उनसे जो सरकार द्वारा उन्हें सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यह सर्वविदित है कि भारत का किसान किसी की सहायता का आदी कभी नहीं रहा। उसकी जिजीविका अपराजेय है, जिसके बल पर वह प्राकृतिक आपदाओं को भी चुनौती देता रहता है। आज इस विज्ञान और बाजारीकरण के युग में वह मात खाता है तो केवल उन जगहों पर जहां उसे अपना उत्पाद बेचना रहता है। आज वह अपने श्रम के बल पर परिस्थितियों से लड़कर पैदावार तो बढ़ा लेता है, लेकिन उसे बाजार तक पहुंचाने में स्वयं को लगातार असमर्थ पा रहा है। सरकारें उसके सामानों की बिक्री के लिए उचित व्यवस्था नहीं करती। एक आध सरकारी खरीद केंद्र कहीं खुल भी अगर जाते हैं तो उसके लिए उचित व्यवस्था नहीं होती है और वे सरकारी खरीदी केंद्र बाहुबलियों के और वहां के नियुक्त कर्मचारियों के बपौती जैसे लगने लगते हैं, उन पर उनका पूरा अधिकार रहता है। हम सभी जानते हैं कि अपने उत्पाद की सामग्री को रखने की उचित व्यवस्था न होने पर हमारे किसानों को लाचारी में अपने उत्पादों को औने पौने दामों में बेचना पड़ता है। ये उत्पाद की वस्तुएं जब तक उसके घरों में रहती हैं तब तक स्थानीय बाजारों में इतनी सस्ती होती हैं कि उन्हें बेचकर किसान अपने खर्च, अपनी लागत भी नहीं निकाल पाता है, क्योंकि किसान के पास आय का कोई अन्य जरिया नहीं होता।
इसलिए नमक से लेकर अपने दैनिक जीवन के उपयोग की सारी व्यवस्था हमारे किसानों को अपनी पैदावार बेचकर ही करनी पड़ती है। शायद किसानों की इसी दशा को देखकर अरुण कमल ने अपनी एक कविता में लिखा था, कौन बचा है जिसके आगे इन हाथों को नहीं पसारा, कौन बचा है जिसके आगे इन हाथों को नहीं पसारा, यह अनाज जो बदल रक्त में चल रहा है तन के कोने कोने में, यह कमीज जो ढाल बनी है बारिश सर्दी लू में, सब उधार का मांगा चाहा, नमक तेल हींग हल्दी तक सब कर्जे का, यह शरीर भी उनका बंधक, अपना क्या है इस जीवन में, सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार। किसान का उत्पाद किसी बाजार में व्यापारी के पास पहुंचते ही कई गुना महंगा हो जाता है और अपने पसीने की कमाई फसल सस्ते में बेचकर हमारा असली अन्नदाता याचक की भूमिका में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हमारी सरकारों द्वारा जो योजनाएं घोषित की जाती हैं उन पर हजार गिद्धों की नजरें गड़ी रहती हैं। नेताओं और बड़े अधिकारियों से लेकर निम्न स्तर तक के कर्मचारियों को अपने अपने हिस्से की चिंता लगी रहती है। किसानों के नाम पर मिलने वाली बहुत सारी सुविधाओं का तो सामान्य किसानों को पता भी नहीं चल पाता है और उसके नाम पर कागजी खाना पूर्ति करते हुए कर्मचारी ही सब कुछ खा पचा जाते हैं, यानी सारी सुविधाएं वे लूट लेते हैं, ले लेते हैं। किसानों के नाम पर मिलने वाली वे सुविधाएं जो उन्हें मिलनी चाहिए, जिनसे उनका पेट भर सकता है, वह उन्हें नहीं मिलता और असली अन्नदाता का पेट खाली रह जाता है। वैसे भी जिस समाज में गरीब नारी की जचकी के नाम पर झूठे रिकॉर्ड बना दिए जाते हैं और प्राकृतिक आपदाओं के नाम पर मिलने वाले मुआवजे भी हड़प लिए जाते हैं, वहां पर राजनेताओं कर्मचारियों की मिली भगत से किसानों की सुविधाएं हड़प लेना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वैसे एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि किसानों की दयनीय स्थिति केवल भारत में ही नहीं है। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो लगभग पूरे विश्व में किसान वर्तमान में अपने आधिकारिक सम्मान का पात्र नहीं है। इसका मुख्य कारण मुझे लगता है कि खेती अभी पूर्ण रूप से पूंजीपतियों के हाथ में नहीं आई है, इसलिए सरकारों द्वारा जो उन्हें सुविधाएं दी जाती हैं उन सुविधाओं की सूची में हमारा किसान बहुत पीछे है। मुझे लगता है कि प्रजातांत्रिक देश में रहते हुए भी हमें यह स्वीकार करना होगा कि सत्ता में कोई भी सरकार आए या जाए, चलता सब कुछ पूंजीपतियों के संकेतों पर ही है। इसीलिए किसानों की दशा जो दिन पर दिन गिरती जा रही है, उसको अपने हास्य उपन्यास में संजीव जी चित्रित करते हुए एक जगह कहते हैं, किसानों की स्थिति पर चर्चा करते हुए लिखते हैं कि आज एक मरती हुई प्रजाति का नाम है किसान। कोई शौक से नहीं मरता। एक पूरे समुदाय के लिए जब जीना दुस्वप्न बन जाए और मौत एक निष्कृति, तभी कोई चुनता है मौत। कृषक आत्महत्या महज जिम्मेदारियों से पलायन नहीं है, एक प्रतिवाद भी है, कायरता नहीं, भाव प्रवणता का एक उदात्त मुहूर्त भी है, पश्चाताप, प्रस्थान और निर्वेद की आग में मानवता का झुलसता हुआ परचम है। आज दुनिया के विकसित देशों में अगर हम देखें तो किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जापान में किसानों की औसत उम्र 65 वर्ष है,
अत्याधुनिक कृषि कार्य की सुविधाओं के उपलब्ध होने, उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त होने के बाद भी खेती की अधिक मेहनत, उसकी लागत और उसके साथ जुड़े तमाम संकटों के कारण नई पीढ़ी खेती में के काम में जाने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि कृषि के कार्य में उसे जितनी मेहनत करनी पड़ती है उससे कम मेहनत करके वह किसी दुकान या कारखाने में अथवा रेस्टोरेंट में अपनी खेती की मेहनत के कई गुना पैसे कमा लेते हैं। जापान की सरकार अब कृषक वर्ग के लिए विकल्पों की तलाश कर रही है। यही नहीं, आप स्विट्जरलैंड जैसे संपन्न देशों में भी किसानों की समस्याओं से तंग आकर वहां पर सबसे अधिक आत्महत्या करने वाला वर्ग किसान है स्विट्जरलैंड में। मैं कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, लेकिन इन सारी चीजों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जिस दिन यह खेती का कार्य पूंजीपतियों को दे दिया जाएगा, उसी दिन हमारी खेती भी, हमारी किसानी भी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन जाएगी और फिर किसान उसी खेती में, अपने ही खेत में मजदूर बन करके कार्य करने लगेगा, जैसे कि अपने यहाँ अब होने लगा है, विशेष करके मुंबई के आसपास के किसानों की जो स्थिति बन रही है। कृषक जीवन से मजदूर जीवन अधिक सुखी है, इसका संकेत लगभग 100 वर्ष पूर्व प्रेमचंद ने अपने उपन्यास गोदान में दिया था। अनेक कहानियों में भी इसकी चर्चा मिलती है। हम यहाँ पर चर्चा करेंगे 21वीं सदी के उपन्यास जो विशेष करके 2000 के बाद प्रकाशित हुए हैं। अगर इस पर एक नजर डालें तो पिछले 22 वर्षों से, हम 2022 में हैं, तो कह सकता हूं कि पिछले 22 वर्षों से हिंदी के जागरूक साहित्यकारों ने अन्नदाता की सुधि ली उतनी जितनी हमारी सरकार सुधि लेती रहती है। यानी हमारे हिंदी के रचनाकारों की सूची में भी हमारे किसान उसी प्रकार सबसे अंतिम सीट पर बैठे मिले जैसा हमारी सरकारें करती हैं, या जैसा जिस नजर से हमारी सरकारें देखती हैं। छोटी छोटी बातों को हमारी मीडिया जिस प्रकार से उछालती है, बड़े लोगों को अगर छोटी छोटी कोई के साथ अगर छोटी घटनाएं होती हैं तो जिस प्रकार से खबरें दिन भर चलती हैं, हमारे किसानों की बड़ी बड़ी खबरें भी, तमाम आत्महत्याएं और तमाम उनकी समस्याएं भी शायद मीडिया की खबरों में बहुत छोटे अक्षरों में कहीं पर मिल जाती हैं। तो इस नई सदी में किसानों को केंद्र में रखकर लिखे गए उपन्यासों में सबसे पहले चर्चा मैं संजीव जी के फांस उपन्यास की करना चाहूंगा, जो वर्ष 2015 में प्रकाशित हुआ था। फांस उपन्यास की कथा वस्तु महाराष्ट्र ही नहीं है, महाराष्ट्र तो केंद्र में है ही, लेकिन महाराष्ट्र के अतिरिक्त स्विट्जरलैंड सहित दुनिया के किसानों का वैश्विक यथार्थ इस उपन्यास में अभिव्यक्त हुआ है। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या एक लंबे समय से देश विदेश में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। प्रदेश एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर मिलने वाले आश्वासन कार्य रूप में परिणत न हो पाने के कारण समस्या पिछले 75 वर्षों से आज भी बनी हुई है। निश्चित ही केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की सत्ता बदली, लेकिन आज भी हमारे किसानों की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो पाया है। इसका मुख्य कारण है सरकारों द्वारा बनाई गई योजनाओं का अव्यावहारिक तथा एकांगी होना और इन्हें कार्यान्वित करने वाले तंत्र में ही छेद होना। यह हमारे देश की दुर्भाग्य है कि जिस किसान की मेहनत के कारण अमीर गरीब सबका पेट भरता है, वह हमारा अन्नदाता आजादी के
75 वर्ष बाद भी दुखी है। धार्मिक अंधविश्वास, अशिक्षा तथा सरकारी कर्मचारियों की अकर्मण्यता, संवेदनहीनता, राजनेताओं के थोथे वादे, पूंजीपतियों से उनकी मिली भगत आज सब मिलाकर हमारे असली अन्नदाता को लाचार बनाकर आज भी उसे आत्महत्या करने के लिए विवश कर रहे हैं। इन सभी अवयवों का शोधपरक लेखा जोखा संजीव जी ने पूरे विवरण के साथ अपने फांस उपन्यास में प्रस्तुत किया है। यह भी एक विडंबना ही है कि जिस क्षेत्र में किसान हर दिन आत्महत्याएं कर रहे हैं, उसी क्षेत्र में एक वर्ग अपने मनोरंजन के लिए लाखों लाख का खर्च कर रहा है। इस उपन्यास में भी जो बात चित्रित है उसके अनुसार किसानों की जहां आत्महत्या होती है, वहां से थोड़ी दूर पर महंगे टिकट पर लावड़ी के मादक नृत्य और गान का आयोजन वहां के पूंजीपतियों द्वारा, राजनेताओं द्वारा किया जाता है, जिसे देखकर उपन्यास का एक पात्र विजेंद्र अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि आश्चर्य है, आम्बेडकर वादियों के गढ़ में बगल में गढ़चिरौली में माओवादियों की उपस्थिति के बावजूद कृषक आत्महत्याओं के गहरे मातम के साये में भी कैसे चल रहा है ये सब। लेकिन ये बात एक जगह की नहीं है, यह स्थिति तो हमारे पूरे देश की है, क्योंकि देश में जो विकास की लहर आई, उस विकास की लहर ने देश को दो वर्गों, इंडिया और भारत, इन दो वर्गों में विभाजित कर दिया। इंडिया अपने आनंद के लिए तमाम उत्सव मना रहा है और भारत अपनी रोजी रोटी के लिए जूझ रहा है। लेखक द्वारा यहाँ किसानों की एक एक समस्या का बड़ी बारीकी से विश्लेषण किया गया है। सचमुच सराहनीय है वह विश्लेषण। सरकार द्वारा बनाए गए नियम या तो किसानों की समस्याओं से मेल नहीं खाते, यह भी एक समस्या ही है कि जो अधिकारी किसानों के लिए तमाम तरह के आयोजन बनाते हैं, तमाम तरह की नियमावली बनाते हैं, वो खेती की व्यावहारिकता से जुड़े भी नहीं रहते, उससे बिल्कुल परिचित नहीं रहते, व्यावहारिकता से कहें कि कोसों दूर रहते हैं। सच्चाई तो यह है कि विकास के नाम पर बनाई जाने वाली तमाम योजनाएं हमारे किसानों के लिए हित की जगह अहित करने वाली ही अधिक होती हैं। इन योजनाओं का हमारे किसानों के भले से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं रहा। जिस देश के किसान पानी के लिए तड़प रहे हों, जिनका केवल प्राकृतिक संसाधनों पर भी, जिनकी पूरी खेती पूरा जीवन निर्भर हो, उन किसानों के लिए बीटी बीज और कमजोर नस्ल की अधिक दूध देने वाली गायें कर्ज पर देकर उनके गले का फांस बना देना, इससे बढ़कर किसानों का मजाक और क्या हो सकता है। किसान अपने घर की पैदावार में से पहले अगले साल का बीज निकालकर फिर खाता पीता खर्च करता था, लेकिन बीटी बीज ने तो उसे पूर्णतः अपनी बुआई के लिए बाजार या पूंजीपतियों पर निर्भर कर दिया। रचनाकार इस उपन्यास में एक जगह लिखता है कि बाजार के बाहरी दबाव ने इसकी इस पारंपरिक कुशलता का दमन तो किया ही, साथ ही किसानों को पराश्रित और विकल्पहीन भी बना दिया। सरकार द्वारा बनाई गई ऐसी योजनाओं के पीछे कहीं पूंजीपतियों का हित साधना था, तो कहीं अंतरराष्ट्रीय दबाव काम कर रहा था। किसान अब अपने घर का बीज बो नहीं सकता और नया बीज खरीदने के लिए उसे किसी बैंक या साहूकार से कर्ज लेना उसकी लाचारी बनने लगी है। इसके अतिरिक्त किसानों के जो व्यक्तिगत कार्य हैं, बेटी का विवाह, बच्चों की पढ़ाई, बेटे की नौकरी के लिए रिश्वत की व्यवस्था, बीमारी, गाय बैल भैंसा आदि का जीना मर जा, कमजोर हो जाना और
दैनिक आवश्यकताएं। आज उस किसान को इन समस्याओं ने इतना तंग कर दिया कि उसके लिए मरना एक मुक्ति बन गई और जीना एक बंधन। इस सबसे ही तंग आकर जिधर देखो उधर, ये संजीव जी का उदाहरण है, उपन्यास में एक जगह लिखते हैं, जिधर देखो उधर कोई पेड़ की डाल पर लटका पड़ा है, कोई कुएं में गिरा पड़ा है, तो कोई कीटनाशक खाकर मुंह से झाग फेंक रहा है। सरकारी कर्मचारियों की संवेदनहीनता इन लाचार किसानों के जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। हमारी सरकारों द्वारा किसानों की कर्ज माफी के नाम पर चल रहे आडंबरों को भी यहाँ लेखक ने बड़े अच्छे ढंग से व्याख्यायित किया है। सरकारी कर्मचारियों की संवेदना किसानों तक आते आते पूर्णतः तब मर जाती है जब वे मरे हुए किसान के परिवार वालों से मुआवजे के लिए पैसे की मांग करते हैं और वे किसानों से सीधे सीधे कहते हैं पैसे दे दो तो पात्र बना देंगे, वरना पात्र नहीं बनाया जा सकता इस आत्महत्या को। यानी किसानों की आत्महत्या को आत्महत्या सिद्ध करने के लिए भी हमारे कर्मचारी किसानों से पैसे मांगते हैं। ठीक इसी प्रकार खेती के लगातार घाटे को न सह पाने से त्रस्त उपन्यास का एक पात्र सुरेश की पत्नी की आत्महत्या करने पर जब कर्मचारी को पैसा नहीं मिलता है तो कर्मचारी रिपोर्ट लिख देता है, शराबी पति से आए दिन घरगुती के झगड़े से आज ही जाकर उसने जहर पी लिया, और यह कहकर के वह कर्मचारी उसे अयोग्य घोषित कर देता है क्योंकि उसे पैसे नहीं मिलते हैं। लेखक यहाँ इन सबके लिए अपने नीति निर्माताओं को जिम्मेदार मानते हुए किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए व्यावहारिक कानूनों की बात करता है। वह ऐसे अधिकारियों को किसानों की समस्याओं के कानून बनाने के लिए जुड़ने की बात करता है, जो सचमुच में किसानों की समस्याओं को समझते हैं, जानते हैं, या कहीं न कहीं कभी जुड़े रहे हैं नजदीक से, जिन अधिकारियों ने खेती बाड़ी आज का कार्य देखा है। लेखक के अनुसार इससे निपटने के लिए किसान और किसानी को केंद्र में रखकर योजनाएं बनानी होंगी या किसानों को आगे बढ़कर बाजार और तंत्र को अपने नियंत्रण में लेना होगा। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में गांव, किसान और किसानी की अवस्था लगातार एक उपनिवेश के अंतर्गत रहने वाली जनता की हो गई, तो आखिर क्यों? इस पर हमें विचार करना होगा। और स्थिति तो धीरे धीरे यहां तक पहुंच जाती है। उस उपन्यास में एक साईपुर गांव है, उस गांव के लोग सामूहिक आत्महत्या के लिए सरकार के से अनुमति पाना चाहते हैं और इसके लिए वे एक पत्र लिखते हैं। यद्यपि लेखक पूरे उपन्यास में अपने कुछ पात्रों के माध्यम से किसानों को आत्महत्या न करने, साहूकारों या सरकारों से कर्ज न लेने आदि के लिए जागरूक करने की बातें करता रहता है। हमारे किसानों की एक सबसे बड़ी मजबूरी यह भी है कि यदि खून पसीना एक करके कुछ उत्पादन अच्छा करते भी हैं तो उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता और उनके भंडारण की व्यवस्था उन किसानों के पास नहीं रहती है। अपने सामान लेकर बाजार में जब वे जाते हैं
तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं रहता, क्योंकि व्यापारियों को यह पता होता है कि जब वह परेशान होगा, जब उसका उत्पादन सड़ने लगेगा, खराब होने लगेगा, तो वह औने पौने दामों पर दे करके चला जाएगा। और ऐसे मौकों पर व्यापारियों की सामूहिक एकता काम करती है और ये व्यापारी मिलकर के उन किसानों का शोषण बड़ी आसानी से कर लेते हैं। सरकार द्वारा स्थापित खरीदी केंद्र भी समय आने पर वही स्थानीय पूंजीपतियों और कर्मचारियों की तिकड़ी के शिकार बन जाते हैं। इन सब का लाभ सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक वर्ग लेता है। संजीव जी ने बाजार में अपने सामान बेचने आए हुए लाचार किसानों की दयनीयता का जो चित्र खींचा है, अगर हम कभी बाजार गए हों या उससे संबंधित कोई सिनेमा फिल्म देखे हों, तो एक रील की तरह बाजार में परेशान किसान हमको दिखाई देने लगता है। एक पात्र सुरेश जब कपास बेचने के लिए बाजार में जाता है और सरकारी खरीदी केंद्र बंद होने और व्यापारियों के लूटपाट को देखकर वह कपास लेकर घर वापस आ जाता है, लेकिन गाड़ी में से घर में रखने के पहले ही बरसात होती है और उसका पूरा कपास भीग जाता है। आने जाने का गाड़ी वाले का भाड़ा कर्ज बन जाता है, जिसके साथ उसके घर वालों के सपने भी समाप्त हो जाते हैं। और उसी रात उसकी पत्नी, जो कपास की खेती में तमाम अपेक्षाएं लेकर के पूरे साल मेहनत करती रही, वह दुखी होकर के सल्फास खाकर आत्महत्या कर लेती है। जिस कपास के लिए उसने पूरे वर्ष दिन रात एक किया था, वही कपास उस महिला का कफन बन जाता है। नागपुर और वर्धा के बीच बन रहे मिहान प्रोजेक्ट में किसानों की ली गई जमीन और उसके बदले कोई सुविधा न मिलने पर किसानों की जो परेशानियां थी, आज भी हैं, उनकी वास्तविक जांच पड़ताल लेखक ने इस उपन्यास में बड़ी गंभीरता पूर्वक की है। उपन्यास में एक आयोजन होता है, मंथन। तो मंथन के आयोजन के माध्यम से लेखक ने देश दुनिया के अलग अलग सभी हिस्सों के किसानों की लाचारी और उसके कारण एवं निवारण पर एक गंभीर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह भी इस उपन्यास की एक विशेषता है कि यहाँ केवल समस्याएं नहीं प्रस्तुत की गई हैं, बल्कि उन समस्याओं का निवारण भी प्रस्तुत किया गया है। इसमें गुजरात के किसानों की वास्तविकता अथवा भारत के अन्य प्रदेशों के किसानों की समस्याएं और स्विट्जरलैंड जैसे देश में किसानों की बढ़ती आत्महत्याओं पर विस्तृत चर्चा मिलती है। उपन्यास का अंत आते आते लेखक कृषक जीवन के तमाम ऐसे अनछुए पक्षों को उद्धृत कर देता है जो हमारे नीति नियंताओं, व्यापारियों और जनता की सेवा के नाम पर जनता का शोषण कर रहे कर्मचारियों के यथार्थ को व्यक्त करते हैं। यहाँ एक बात पुनः विचारणीय बन जाती है कि जो अन्नदाता सबके पेट भरने से लेकर तन ढकने तक की व्यवस्था करता है, आखिर वह आत्महत्या के लिए अभिशप्त क्यों हो रहा है? इसके समाधान में लेखक कहता है, विदर्भ की बिजली से चौंधिया रहा है मुंबई का फैशन शो और यहाँ एक कतरा रोशनी के लिए तरसते प्राण। वहीं लेखक आगे लिखता है कि देश को बचाना है तो देशवासी को बचाओ और शेतकरी को बचाना है तो इन परजीवियों और दलालों को उखाड़ फेंको। यानी हमारे किसानों को सबसे बड़ी समस्या इन परजीवियों और दलालों से है। राजनेताओं के लिए लेखक बड़े तीखे शब्दों का प्रयोग करता है और कहता है,
अपने दिए पैसे का हिसाब मांगते हो। सोचो क्या होगा उस दिन जिस दिन इस देश का एक एक शेतकरी अपने पैसों का हिसाब मांगने लगेगा। इस उपन्यास के केंद्र में महाराष्ट्र के किसान तो हैं ही, देश विदेश के किसानों की वास्तविकता से यहाँ एक विश्वसनीय परिचय हमको मिल जाता है। वर्ष 2011 में प्रकाशित सूर्यनाथ सिंह का एक उपन्यास है चलती चाकी। वैसे कहें तो यह पूरा उपन्यास कृषक जीवन पर तो आधारित नहीं है, लेकिन उपन्यास के अधिकांश अंशों में लेखक ने कृषि संबंधी समस्याओं को उद्धृत करने के साथ साथ उसका सुंदर समाधान भी प्रस्तुत किया है। एक बड़ी अच्छी बात इस उपन्यास में यह है कि लेखक किसानों को जागरूक करता है और आपसी मेल मिलाप से अनेक समस्याओं को सुलझाता है। आपसी मेल मिलाप वर्तमान में जो तमाम समस्याएं हमारे समाज में उत्पन्न हो रही हैं, उसके पीछे आपसी मेल मिलाप का न होना भी है। यह पूरी तरह सत्य है कि सरकारें ग्रामीण समस्याओं की जितनी बातें करती हैं उतना काम होता नहीं। राजनेताओं द्वारा लंबे चौड़े भाषण दिए जाते हैं, जितनी सुविधाएं सरकार से चलती हैं वो हमारे किसानों तक पूरी पूरी पहुंच नहीं पाती हैं। लेकिन इस बात को स्वीकारने में भी हमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि ग्रामीण जनता में अब जागरूकता में कुछ कमी आने लगी है। विशेष करके सार्वजनिक कार्यों के प्रति हम एक तरह से अलग से होने लगे हैं और सामाजिक एकता, मिलजुल करके कुछ काम कर लेने से अधिक जो बातें बढ़ रही हैं वो हमारे आपसी भेदभाव की बातें उभर रही हैं। अब किसी गांव का युवा वर्ग इतवार की छुट्टी के दिन श्रमदान नहीं करता है, वह अपने रोज आने जाने वाली सड़क की मरम्मत नहीं करता। गांव के दादाजी गांव के किसी कोने में उगे पीपल के पेड़ को किसी सड़क के किनारे इस भाव से नहीं लगवाते, बरगद के पेड़ को सड़क के किनारे इस भाव से नहीं लगवाते कि जब यह पेड़ बड़ा होगा तो आते जाते लोगों को छाया प्रदान करेगा। वह सामूहिक वृत्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही है और स्थिति यह बनी है कि अब हम छोटे बड़े हर काम के लिए सरकार का मुंह देखते हैं। अपने आसपास के कुओं, तालाबों, सड़कों, नाले नालियों की जो साफ सफाई, जो मरम्मत का काम बरसात आने के पहले गांव के युवक कर लिया करते थे, उसी काम के लिए अब लाखों लाख का बजट पास होता है ग्राम सभाओं में और फिर बंदर बांट शुरू हो जाती है। इस उपन्यास का एक नायक श्वेतानंद गांव के सभी वर्गों को एक साथ जोड़ने और अपने हुनर के बल पर खेती करने के लिए हर प्रकार के औजार बनाने की बात करता है। वह गांव के लोगों को अलग अलग सुझाव देता है कि जितने यंत्र हैं गांव के अलग अलग लोग खरीदें और अपना काम करके दूसरों का सहयोग करें। इस प्रकार सारे यंत्र गांव में आ जाएंगे और गांव के सारे लोग मिलकर के जब सहयोग करेंगे तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, यानी बचत भी होगी और काम भी होगा। वह पोखरों, तालाबों की सफाई तक सभी लोगों को सामूहिक रूप से करने की सुझाव देता है, जो समय आने पर पानी जहां पर इकट्ठा हो सकेगा और खेतों की सिंचाई हो सकेगी। अपनी तार्किक बातों से वह तर्कपूर्ण बातें करता है, तो अपनी तार्किक बातों से वह गांव की खेती में एक नई क्रांति उत्पन्न कर देता है।
सारी जातिवादी व्यवस्थाएं, धर्मवादी व्यवस्थाएं सब कुछ मिट जाती हैं और हम एक से बनते उस गांव में दिखाई देते हैं। क्योंकि ऐसे कार्यों में अमीर गरीब सभी अपनी क्षमता के अनुसार जब कार्य करते हैं तो कहीं न कहीं एक बराबरी की भावना का जन्म होता है। इस उपन्यास को पढ़कर एक खुशी होती है कि गांव में श्रमदान जैसी लुप्त होती परंपरा का चित्रण करके लेखक ने इस 21वीं शताब्दी में यह एहसास करा दिया है कि कोई भी काम जितनी सरलता पूर्वक आपसी सहयोग से संपन्न हो सकता है, उतनी सरलता पूर्वक सरकार कभी नहीं कर सकती। इस उपन्यास के नायक श्वेतानंद के माध्यम से लेखक यह संकेत देना चाहता है, संदेश देना चाहता है कि यदि व्यावहारिक स्तर पर गांवों का विकास करना है तो सरकारी सहयोग के साथ साथ लोगों को भी जागना होगा और सामूहिक स्तर पर अपने सभी भेदभावों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। इसके साथ ही खेती के नए संसाधनों का उपयोग करना होगा, कुछ नकदी फसलें उगानी होंगी और जिसकी बात प्रारंभ से मैं कर रहा हूं, अपने उत्पादों के बेचने की अच्छी व्यवस्था करनी होगी, वह भी गांव के लोग मिलकर के कर सकते हैं। वर्ष 2006 में राजू शर्मा का हलफनामे उपन्यास प्रकाशित होता है। इस उपन्यास में भी कृषि व्यवस्था के बदलाव हो जाने के लगभग, बदहाल हो जाने के लगभग सभी कारणों पर विस्तृत चर्चा की गई है। हमारी खेती की जो परेशानियां हैं, जो बदहाली है, उस बदहाली का एक कारण यह भी है कि आज भी भारत में खेती अधिकतर प्रकृति पर निर्भर है। हमारी सरकारों ने या कहें कि हमारे वैज्ञानिकों ने जितना खर्च, जितनी मेहनत विकास के अन्य क्षेत्रों में किया है, उसका 100वां हिस्सा भी कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इन 75 वर्षों में नहीं किया गया है। और उसी का परिणाम है कि आजादी के 75 वर्ष के बाद भी हमारा किसान अपना सब कुछ लगाकर भी छोटे छोटे प्राकृतिक संकटों के समय बिल्कुल असहाय, बिल्कुल लाचार सा दिखाई देता है। हलफनामे उपन्यास का लेखक राजनीतिज्ञों द्वारा किसानों को भ्रमित किए जाने का भी सुंदर चित्रण किया है। हमारी देसी खेती विदेशी बीजों पर किस प्रकार निर्भर होती गई और हमारे किसानों को इन सब से किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार की लगभग सभी समस्याएं इस उपन्यास में उद्धृत की गई हैं। हम सभी इस बात से अवगत हैं कि जीएम फसलों को लेकर, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को लेकर, बीजों को लेकर हमारे देश में प्रारंभ से ही विरोध चल रहा है। अमेरिका की इस महत्वाकांक्षी योजना के कारण भारत में, केवल भारत में सन 2000 में जीएम कपास उगाने वाले 55,000 किसानों ने आत्महत्याएं की थी। यह प्रसंग इस उपन्यास का एक मुख्य अंग है कि जीएम फसलों ने किस प्रकार से हमारे किसानों के जीवन को प्रभावित किया, उनको परेशानी में पहुंचाने का काम किया। लेखक इस उपन्यास में इस पर विस्तार से चर्चा करता है। इसकी चर्चा करते हुए लेखक एक जगह लिखता है, कई प्रदेशों में नई तरह की जीएम कपास की खेती हो रही है, जिस पर काफी विवाद है, क्योंकि कुछ विशेषज्ञों ने कहा है कि इस तब्दीली से हजारों किसान
बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। वास्तव में हलफनामे उपन्यास कृषक जीवन के विविध पक्षों की यथार्थ और कारुणिक कहानी प्रस्तुत करता है। वर्ष 2005 में सुभाष पंत जी का पहाड़ चोर उपन्यास प्रकाशित होता है। यद्यपि मूल रूप से यह उपन्यास भी कृषक समस्याओं पर केंद्रित नहीं है, लेकिन इस उपन्यास के भी अधिकांश भाग में कृषक समस्याएं आती हैं। हाँ, इनकी समस्याएं थोड़ी अलग हैं, और वह है कि खदानों की खुदाई और पहाड़ों की कटाई से उत्पन्न वहां के आसपास के किसानों की समस्याएं क्या हैं। लेखक ने बड़ी सच्चाई के साथ खदानों के बाद, पहाड़ों की कटाई के बाद आसपास जो खेती होती है, उस खेती के जमीन में क्या बदलाव आते हैं, किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बारूदों से पहाड़ों की कटाई के बाद जो टुकड़े छिटक कर खेतों में जाते हैं, वो किस प्रकार खेतों की जुताई या अन्य कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये सारी बातें सुभाष पंत जी पहाड़ चोर उपन्यास में करते हैं। एक उपन्यास की चर्चा मैं और करना चाहूंगा जो बिल्कुल सद्य प्रकाशित है, 2022 में ही प्रकाशित होता है, और वह है मधु कांकरिया का ढलती सांझ का सूरज। महाराष्ट्र के किसानों को लेकर के जिस मार्मिकता के साथ कांकरिया जी अपनी बात रखती हैं, किसानों की त्रासदी को जो जिस ढंग से व्यक्त करती हैं ढलती सांझ का सूरज में, उपन्यास से गुजरते हुए कई जगह आंखें डबडबा उठती हैं। एक किसान किस प्रकार अपनी खेती के लिए, अपनी किसानी के लिए समर्पित है। वह एक जगह कहता है, इस उपन्यास का एक पात्र, हम किसानों की आंखों को इंतजार न पत्नी का रहता है न संतान का। हमारी आंखों में इंतजार रहता है तो बस आसमान से बरसते पानी का। प्रकृति पर आधारित हमारा किसान कितना परेशान है, इसका चित्रण यहां पर हुआ है। आत्महत्याएं महाराष्ट्र में, देश के अन्य हिस्सों में किस प्रकार होती हैं, उसको भी लेखिका ने बड़े अच्छे ढंग से व्यक्त किया है। निश्चित ही हमारे देश का किसान लंबे समय से परेशानियां झेल रहा है, लेकिन मधु कांकरिया अपने पात्र के माध्यम से इस उपन्यास में एक जगह कहती हैं, गोविंद नाम का एक पात्र किसानों की समस्याओं पर चर्चा करता है। मैं यहाँ पर उसको उद्धृत करना चाहूंगा। तो गोविंद कहता है, हालात ज्यादा खराब पिछले 12-13 सालों में ही हुए हैं। मैं तो यहीं जन्मा और बड़ा हुआ हूं, महाराष्ट्र का किसान है वो। पहले यह दुनिया फिर भी अपनी लगती थी, कोई भूखा नहीं मरता था। गांव का प्रबंधन ऐसा था कि सब एक दूसरे से जुड़े थे और सबके आसपास काम होता था। गेहूं की रोटी चाहे नसीब न होती हो, गिनकर चाहे रोटियां बनती हो, पर ज्वार की 2 रोटी और कांदा तो सबको नसीब था। 90 के दशक के बाद से आपका खुला बाजार क्या आया, बाजार का चरित्र ही बिगड़ गया, गांव का ढांचा ही चरमरा गया।
वो ग्रामीण संस्कृति ही चौपट हो गई। इसी दशक ने किसान को इज्जत से जिल्लत की दुनिया में पहुंचाया है। फिर भी 1998 तक सप्ताह में एकाध शेतकरी किसान सुसाइड की खबर आती थी। 2002 के बाद यह हुआ कि हर दिन एक शेतकरी आत्महत्या कर रहा है। लेकिन अभी तो हाल यह है कि हर जिले से हर दिन 3-3 और कभी कभी तो 4-4 आत्महत्याओं की खबरें आ रही हैं। यह एक किसान का वक्तव्य है जिसे मधु जी अपने उपन्यास में चित्रित करती हैं। देश के अन्य क्षेत्रों के किसानों पर भी कुछ उपन्यास अवश्य आए हैं, लेकिन एक बात हमें मानना होगा कि क्षेत्रीयता के स्तर पर किसानों की कुछ समस्याएं भिन्न हो सकती हैं, लेकिन उतनी नहीं जितनी आदिवासियों की होती हैं। फिर भी एक बात जो समान है कि हालात का मारा पूरे देश का किसान है। कहने के लिए उसे अन्नदाता कहा जाता है, सबका सेवक कहा जाता है, लेकिन हर स्तर पर शोषण का शिकार और अपने वाजिब मूल्य के लिए तरसती प्रजाति का नाम आज किसान हो गया है, जिसका चित्रण हमारे जागरूक रचनाकारों ने बड़ी ही यथार्थता के साथ अपने अपने उपन्यासों में किया है। वैसे 2000 के पहले के उपन्यासों को देखें तो वहां पर भी व्यापक मात्रा में भारतीय किसानों की स्थिति का चित्रण मिलता है। वहां भी किसान बदहाली की स्थिति में ही है। हाँ, 2000 के बाद के उपन्यासों में एक परिवर्तन हमें जरूर देखने को मिलता है कि यहाँ का किसान अगर समस्याओं से जूझता है, भिड़ता है, तो कुछ पात्र उसी उपन्यास में किसानों को रास्ता दिखाते हुए भी मिलते हैं। इन पात्रों के द्वारा जो एक जागरूकता पैदा की जा रही है, वह जागरूकता ही हमारे किसानों के जीवन में परिवर्तन ला सकती है। जो मैंने बात अभी ऊपर कही कि सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं का उपयोग तो करना ही होगा, हमें व्यक्तिगत रूप से भी जागने की आवश्यकता होगी। और वह जागरूकता कितनी कम हो गई है, उस बात को पुनः मैं अरुण कमल की एक कुछ काव्य पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करके अपनी बात समाप्त करूंगा। वे एक जगह लिखते हैं, अरुण कमल जी, किसी गांव में एक किसान के घर डाका पड़ा रात के तीसरे पहर, और उसका बड़ा बेटा 2 मास पहले जिसका गौना हुआ था, कोठरी की चौखट पर ढेर हुआ गहना बचाते, पर गांव का एक भी आदमी नहीं आया। सबने सोचा डकैत बुरा मान जाएंगे। डकैतों के बुरा मान जाने से जब तक हम डरते रहेंगे, जब तक हमारा किसान डरता रहेगा, तब तक शायद उसकी समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। और पिछली सदी के उपन्यासकारों और नई सदी के उपन्यासकारों में यही अंतर है कि हमारे नई सदी के उपन्यासकार हमारे किसानों को इन डकैतों से भिड़ने की, लड़ने की, जूझने की ताकत प्रदान करते हैं, एक जागरूकता उत्पन्न करते हैं। भाई मनीष जी ने इस वर्तमान की समस्या पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। मैं भाई मनीष जी के प्रति, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के प्रति विशेष आभारी हूं और पुनः साधुवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने 75वें वर्ष में 75 व्याख्यान का आयोजन करके निश्चित ही एक सराहनीय कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी मनीष। धन्यवाद सर।
21वीं सदी के हिंदी उपन्यासों में कृषक चेतना को लेकर सर ने अपनी बात रखी और तमाम इस बीच जो उपन्यास प्रकाशित हुए उनका उदाहरण देते हुए सर ने अपना व्याख्यान पूरा किया। निश्चित तौर पे जो हमारे विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए हमारे साथी जो इस तरह के विषय को से जुड़ी हुई सामग्री तलाश रहे हैं, खंगाल रहे हैं, निश्चित तौर पे ये व्याख्यान YouTube चैनल के माध्यम से हमेशा इंटरनेट पे उपलब्ध रहेगा, जो कि उनके लिए बहुत उपयोगी और सार्थक होगा। साथ ही साथ आगे चल के अकादमी की योजना है सर कि इन सारे व्याख्यानों को हम एक साथ पुस्तकाकार रूप में भी प्रकाशित करें। तो एक बार पुनः मैं अकादमी की तरफ से आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आपकी अनुमति से आज के इस व्याख्यान की समाप्ति की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। अवश्य।